नमस्ते। मैं प्रदीप धलेट। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध कविता शाम में एक किसान का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। इस कविता में सक्सेना जी ने जाड़े की शाम का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का अर्थ है जब हम मनुष्य को छोड़ करके किसी अन्य जीव, जंतु, वस्तु या प्राकृतिक दृश्य का मनुष्य के साथ तुलना करते हैं तो उसे मानवीकरण कहते हैं। इस कविता में सक्सेना जी ने जाड़े की शाम के समय का जो प्राकृतिक दृश्य है उसका बड़ा ही सुंदर मनोहर चित्रण किया है। सक्सेना जी जाड़े की शाम के समय अपने घर में बैठे हैं और अपना मुंह पश्चिम दिशा की ओर किया है। पश्चिम दिशा की ओर सूर्य डूबता है तो सक्सेना जी सूर्य डूबने के समय का जो दृश्य है उसको उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सक्सेना जी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं और पहाड़ को निहार रहे हैं। बड़ी गौर से, बड़े ही ध्यान से पहाड़ को देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं और उनको वो पहाड़ किसी किसान की तरह नजर आता है। उन्होंने उस पहाड़ की तुलना, उस पहाड़ में एक किसान का चित्र बना रखा है। और जो उन्होंने उस किसान का चित्र बना रखा है और उसके आसपास के दृश्य का जो अपने दिमाग में चित्र बनाया है, जो दृश्य उन्होंने देखा है या देख रहे हैं, उस दृश्य को उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कविता इस प्रकार से है, एक बार हम फिर आपको बताते हैं कि जो ये सारा दृश्य है ये जाड़े की अर्थात सर्दी की शाम का दृश्य है। कविता इस प्रकार से है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा।
कविता में आए कुछ अपरिचित अर्थात कठिन शब्द देखते हैं, जैसे साफा। साफा का अर्थ है सिर पर बांधने वाली पगड़ी। सिर पर, जो जैसे हमारे सिख भाई लोग हैं, उनके सिर पे जैसे पगड़ी होती है ना, वैसे ही साफा का अर्थ है सिर पर बांधने वाली पगड़ी। अगला है चिलम। चिलम का अर्थ है हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु। हुक्का, हुक्का तो आपने देखा ही होगा पुराने ज़माने में, अब तो नहीं है। दादा दादी वो पिया करते थे, चिलम बोलते उसको। तो चिलम का अर्थ है हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु। अगला है चादरसी। चादरसी का अर्थ है चादर के समान। अगला है दहक। दहक का अर्थ है जलना। पलाश। पलाश का अर्थ है एक प्रकार का वृक्ष। ये एक प्रकार का वृक्ष है जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस प्रकार का वृक्ष है। ये देखिए आप, ये पलाश का वृक्ष है। ये इन्हें बोलते हैं पलाश का वृक्ष। अगला शब्द है जैसे सिमटा। सिमटा का अर्थ है दुबका हुआ, गल्ले सा। गल्ले सा का अर्थ है झुंड सा। गल्ले होता है झुंड सा, झुंड के समान। भावार्थ इस प्रकार से है, सक्सेना जी ने जाड़े की शाम के समय का जो प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है वो इस प्रकार से है। जब सक्सेना जी पूरब दिशा की ओर देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो उन्हें पूरब दिशा में जो एक पहाड़ दिखता है, उस पहाड़ को देख करके उनको लगता है मानो ये पहाड़ ना हो करके कोई किसान हो। उन्हें लगता है कि ये पहाड़ नहीं है, ये किसान है। उन्होंने उस पहाड़ की तुलना किसान से की है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, कि ऐसा लगता है कि दूर क्षितिज के पास एक पहाड़ है, वो किसान की तरह है, और उसकी सर पे जो आकाश है, उस पहाड़ के ऊपर जो आकाश है, उस आकाश को देख के सक्सेना जी को लगता है कि मानो ये आकाश ना हो करके किसान के सर के ऊपर कोई पगड़ी हो। आकाश की तुलना उन्होंने पगड़ी से की है, कि ऐसा लगता है मानो आकाश ना हो करके किसान ने अपने सर पे साफा बांध रखा हो, पगड़ी लगा रखी हो। इससे पहले हमने कहा
कि शाम के समय का वर्णन है, तो शाम के समय सूर्य छिपने वाला होता है। तो पहाड़ के साथ ही जिस पहाड़ के पीछे सूरज ने छिपना है, अभी सूरज छिपा नहीं है लेकिन पहाड़ के ठीक ऊपर है, तो उस सूरज को देख करके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को लगता है कि मानो वो सूरज ना हो करके चिलम हो, सूरज ना हो करके चिलम हो जिसे किसान सूट रहा हो। आगे वो सूरज है ना, सूरज लाल दिखता है, तो उनको लगता है कि ये सूरज ना हो करके चिलम हो। चिलम का अर्थ हमने अभी बताया कि हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु, जो हम हुक्के के ऊपर रखते हैं ना, जिसमें हम वस्तु सी छोटी सी, जिसमें हम कोयले डालते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उसी से सूरज की तुलना की है। आगे वो लिखते हैं, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, साथ ही उस पहाड़ के बीचों बीच एक नदी बह रही है। उस नदी को देख करके सक्सेना जी को लगता है कि मानो ये नदी ना हो करके उस किसान के घुटनों पे रखी कोई चादर हो, जिसे उस किसान ने जाड़े से बचने के लिए अपने साथ रखी है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, उस नदी की तुलना चादर से की है कि मानो वो नदी नहीं है, चादर है। और उस किसान ने इस चादर को अपने पास संभाल के रखा है कि जब ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, जब ज़्यादा ठंड लगेगी, तो इस चादर को अपने शरीर के साथ लपेट लेगा। आगे सक्सेना जी लिखते हैं, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और साथ ही अब उस पहाड़ के साथ ही पलाश का जंगल है। अब थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा होने लगा है, सूरज छिपने ही वाला है, तो वो पेड़ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस पेड़ पे जो लाल फूल है, जो पलाश के वृक्ष पे लाल फूल खिले हैं, वो साफ नजर आ रहे हैं। अब उस वृक्ष के फूल को देख करके सक्सेना जी को लगता है कि मानो ये फूल ना हो, किसान ने, उस पहाड़ रूपी किसान ने अपने सामने अंगीठी जला रखी हो। जब हम अंगीठी जलाते हैं तो उसमें लाल लाल सी आग, लाल लाल से कोयले हैं, वो दिखाई देते हैं। तो उस पलाश के जो फूल है उनकी तुलना आग से की है कि मानो किसान ने अपनी सामने अंगीठी जला रखी हो ठंड से बचने के लिए। आगे लिखते हैं, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। पूरब दिशा की बात आ रही है। पश्चिम की ओर तो सूरज है, वहां पे सूरज है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरब दिशा की ओर, काफी दूर जाके पूरब की ओर, वहां थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है। तो उस अंधेरे को देख करके सक्सेना जी को लगता है मानो वो अंधेरा किसी भेड़ के झुंड के समान दिखाई दे रहा हो। किसान की बात आ रही है तो किसान के साथ भेड़, बकरी, बैल, गाय, वो सब होते हैं। तो यहाँ पे अंधेरे की तुलना भेड़ से की है, भेड़ों के झुंड से, भेड़ों की गल्ले सा। गल्ले का अर्थ होता झुंड, कि दूर पूरब में जब वो पूरब की ओर देखते हैं तो वहां पे उन्हें हल्का हल्का सा
अंधेरा दिखाई देता है तो सक्सेना जी कहते हैं कि मानो अंधेरा ना होकर के भेड़ों के झुंड के समान हो, भेड़ों के झुंड सा हो, काला काला सा दिखाई दे रहा है उनको। आगे सक्सेना जी लिखते हैं, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक से अब अभी सक्सेना जी सोच ही रहे हैं, अपनी सोच में डूबे हुए हैं, अपनी कल्पना में खोए हुए हैं, अभी कल्पना ही कर रहे हैं, पूरी तरह से मग्न है, पूरी तरह से पूरा ध्यान उनकी प्रकृति की ओर है। ऐसा लगता है उनके सामने और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कवि है और प्रकृति है। पूरी तरह से उनका ध्यान प्रकृति की ओर है, कल्पना में खोए हुए। अचानक होता एकदम से मोर की आवाज सुनाई देती है, मोर का स्वर सुनाई देता है। मोर की आवाज, ये मोर की तस्वीर है। अचानक से जैसे ही सक्सेना जी को मोर की आवाज सुनाई दी तो उस आवाज की तुलना या उस आवाज को उन्होंने किसी महिला की आवाज से की है। उस आवाज की तुलना सक्सेना जी ने किसी महिला की आवाज से की है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरी तरह से कल्पना में डूबा हो, चारों तरफ का दृश्य बिल्कुल शांत हो, कुछ भी सुनाई ना दे रहा हो। ऐसे शांत समय में अचानक से कोई जोर से आपके कान के पीछे अगर चीखता है तो आप एकदम से डर जाते हैं। वैसे ही कवि के साथ होता है, वो अपनी कल्पना में खोए हैं। अचानक से क्या होता है, उनको मोर की आवाज सुनाई दी। मानो मोर कह रहे हो, सुनते हो? जैसे ही उनको ये आवाज सुनाई दी, जैसे ही ये आवाज उस पहाड़ रूपी किसान को सुनाई दी, जो पहाड़ है जिसकी तुलना किसान से की है, जिसके सामने पलाश की अंगीठी है, साथ ही चिलम के रूप में सूरज है जो बिल्कुल छिपने ही वाला है। तो जैसे ही उनको ये आवाज सुनाई दी कि सुनते हो, वैसे ही मान लीजिए वो पहाड़ है एकदम से डर गया हो और चिलम औंधी, और जैसे कोई डरता है उसके हाथ में अगर कोई वस्तु होती है, अगर जोर से कोई किसी के कान के पीछे एकदम से चीखता है तो उसके पास जो वस्तु होती है वो एकदम से छूट जाती है। वैसे ही सक्सेना जी कह रहे हैं कि उस पहाड़ रूपी किसान जो पहाड़ रूपी किसान है वो चिलम को पी रहा है। अचानक से जोर से उस जंगल में मोर की आवाज सुनाई देती है। तो उस किसान के पास जो चिलम थी, जो सूर्य रूपी चिलम है, वो उनके हाथ से छूट गई, अर्थात वो सूर्य है वो डूब गया। जैसे ही अब वो मोर की आवाज से थोड़ी ना डूबे, लेकिन सूरज डूबने ही वाला था कि डूबने से पहले है मोर चिल्ला गया जंगल में, वो चिल्लाने लगा। तो वैसे ही उनके चिल्लाते चिल्लाते सूर्य के डूबने का समय भी हो गया और सूरज डूब गया। तो सक्सेना जी को लगता है कि मानो उस पहाड़ ने जो चिलम को पी रहा था, वो मोर की आवाज़ सुन करके वो चिलम उनके हाथ से छूट गई और वो उल्टी हो गई। उल्टे होने का अर्थ है अंधकार छा जाना। चिलम उल्टी हो गई अर्थात सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। धुआं उठा,
सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और जैसे ही वो चिलम हाथ से गिरती है तो आग बुझ जाती है और थोड़ा सा उससे धुआं है वो उठने लगता है। बस इतने समय में सूरज डूब जाता है और चारों तरफ है अंधेरा छा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।